नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट नंबर 2। जी हाँ, इससे पहले 6 राष्ट्रीय उद्यान हम आपको करा चुके हैं जिन पर कि टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा था। अब उनके आगे के जो राष्ट्रीय उद्यान बचे हुए हैं वो राष्ट्रीय उद्यान हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यह वीडियो, पहली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या एमपी में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दोनों वीडियो। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक ऐसा मोटिवेशनल थॉट लेकर के आएंगे जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। आइए देखते हैं। अभी इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समंदर को मैंने, अभी तो लांघना पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, छोटे छोटे प्रयासों से ही हमें सफलता की ओर बढ़ना है और एक दिन कुछ ऐसे सफलता प्राप्त करके दिखाना है कि लोग कहें हाँ ये कर गया। ठीक है, चलिए 7वें राष्ट्रीय उद्यान की ओर चलते हैं। इससे पहले 6 राष्ट्रीय उद्यान हम करा चुके हैं। चलिए 7वां राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान। आइए आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को 1958 में स्थापित किया गया था। पहली बात आपको याद रखना है, उसके बाद आइए बताते हैं। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह मुख्यतः सिंधिया राजघराने का शिकार गृह के रूप में जाना जाता था। यानी यहाँ पर जो सिंधिया लोग थे, ग्वालियर वाले, वो यहाँ पर आकर के शिकार करते थे। ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछा गया है कि सिंधिया राजघराने के शिकार गृह के रूप में किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता था? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए नदियों के बारे में हमने आपको बताया। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान से कोई भी नदी अगर होकर के गुजरती है तो आपको याद रखना है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी होकर के गुजरती है। कौन सी नदी? मनिहार नदी। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान का एंट्री पॉइंट है जो कि शिवपुरी में स्थित है। अब ये आप दृश्य देखिए, इस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण 1911 में जॉर्ज किंग के सम्मान में जीवाजी राव सिंधिया ने कराया था। ऐसा भव्य यहाँ पर भवन का निर्माण जो है जॉर्ज किंग की सम्मान में 1911 में यहाँ पर जीवाजी राव सिंधिया ने कराया था। तो ये है जॉर्ज कैसल भवन। आपसे पूछा जा सकता है जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जॉर्ज कैसल भवन आता है। यह भव्य निर्माण करवाया गया था जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा। अब देखिए दो जो नेशनल हाईवे हैं, कौन कौन से? NH3 और NH25। ये दोनों नेशनल हाईवे जो है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, इस उद्यान के अंतर्गत ही तात्या टोपे की समाधि भी बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है तात्या टोपे को जो है फांसी शिवपुरी में ही दी गई थी। तो जो स्थान है उनका वो इसी के अंतर्गत आता है, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए 8वां चलते हैं। तो घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे फॉसिल जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं, तो इसकी बहुत विशेषताएं हैं। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको उसके चित्र के दर्शन करा देते हैं। तो ये है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुआ। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका एंट्री पॉइंट है। अब ये कहाँ पर स्थित है, क्या क्या विशेषता है, आइए हम आपको बताते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। तो माधव 1958, फॉसिल 1968, 10 साल बाद। ठीक है, यह डिंडौरी जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे फॉसिल जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं, कहाँ पर है? तो डिंडौरी जिले में स्थित है। 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ में यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ जीवाश्म उद्यान है। ठीक है, इसमें लगभग 7 लाख वर्ष पुराने जंतु तथा पादपों के जीवाश्म रखे हुए हैं। तो जीवाश्म का अर्थ ही होता है पुराने से पुराना सामान। तो 7 लाख वर्ष पुराने जंतुओं और पादपों के जीवाश्म यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। गोवा राष्ट्रीय उद्यान में हाइफनेट जीवाश्म मिला है, जो अभी तक सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप को में ही मिलता था। तो कौन सा नया राष्ट्र जो आपको जीवाश्म मिला है? तो हाइफनेट जीवाश्म मिला है। आपको याद रखना है, यह आपकी परीक्षा में टपक सकता है प्रश्न बन करके। चलिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो यह उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी में है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये उसका एंट्री पॉइंट है, आपको दिखाया गया है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो वन विहार की स्थापना कब की गई थी? 1983 में की गई थी। याद रखना है आपको। वैसे जैसे ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद हम इसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति लेकर के आएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमने किले आपको करा दिए हैं, झरने आपको करा दिए हैं, पर्यटन नीति भी हो जाएगी और ये आपका ये भी हो गया।
तो एक पूरा चैप्टर टाइप में क्लियर हो जाएगा। तो इन सबको मिला करके हम आपके लिए 2 से 3 ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे ये पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा आपका, और आपके कम से कम 5 से 6 नंबर का ये टॉपिक हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसमें होते हैं किले, झरने और आपके ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इन सब से संबंधित पर्यटन नीति जो होती है, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। इसे वर्ष 1993-94 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो चिड़ियाघर कब बना? 1993-94 में यह चिड़ियाघर के रूप में बन गया था, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। भोपाल का जो प्रसिद्ध बड़ा तालाब है, याद रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, भोपाल का प्रसिद्ध बड़ा तालाब तथा भदभदा बांध इसी के पास स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भदभदा बांध किस राष्ट्रीय उद्यान के पास में स्थित है? तो आपको बताना है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के पास में भदभदा बांध स्थित है, जिससे कि जल आपूर्ति की जाती है इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए विशेषताएं, तो सर्व सुविधा युक्त वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया गया है। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, सर्व सुविधा युक्त वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की नीति 2008 से चालू की गई है। तो वन्य जीवों को गोद लेने की जो नीति है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। कब से? 2008 से, याद रखिएगा। 10वें नंबर पे आता है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। बहुत महत्वपूर्ण है ये डायनासोर जीवाश्म उद्यान। अब देखिए, तो ये स्थित कहाँ? तो धार जिले में स्थित यह मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। पहला फॉसिल था, दूसरा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कौन सा है? डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। अब ये स्पेशली डायनासोर के लिए ही है। 2011 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो धार जिले में है, 2011 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 6.5 करोड़ वर्ष पुराना जो डायनासोर का जीवाश्म है वो यहाँ पर मिला है। इससे पुष्टि होती है कि जो जुरासिक ईयर था वहाँ पर डायनासोर हुआ करते थे भाई, ठीक है। तो याद रखना 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर का जीवाश्म कहाँ पर मिला है? तो डायनासोर उद्यान, जो कि धार जिले में स्थित है, 2011। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 0.897 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का दूसरा डायनासोर फॉसिल पार्क है। तो भारत का पहला डायनासोर फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो अहमदाबाद के इंद्रौदा में भारत का पहला डायनासोर से संबंधित जो फॉसिल पार्क है, जो जीवाश्म उद्यान है, वो कहाँ पर? अहमदाबाद के इंद्रौदा में। दूसरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में, ठीक है। यह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की जो है यहाँ पर सघनता है। तो कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो यहाँ पर इस जीवाश्म उद्यान में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। 11वां है यहाँ पर पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इसे अभी हाल ही में 12वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और ये इसका एंट्री पॉइंट है, प्रवेश द्वार टिकटोली, यानी कि जो आपका पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसका यह एंट्री पॉइंट है। 1981 से 2018 तक यह अभ्यारण्य रहा था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। कब से? 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। 2018 तक यह क्या रहा था? वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में रहा था। 14 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। श्योपुर जिले में स्थित है। तो 14 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, गुजरात से गिर के एशियाई शेरों को लाने की परियोजना पर कार्य हो रहा है। कहाँ से? तो गुजरात के जो एशियाई शेर हैं उनको यहाँ पर लाने की परियोजना पर कार्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो उनके अनुकूल पाया गया है। इसलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान से जो एशियाई शेर हैं उनको यहाँ पर लाने की परियोजना पर कार्य चल रहा है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस एक उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में जो है गिर के एशियाई शेरों को रखा जाएगा? तो जो श्योपुर में आपका पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर एशियाई शेरों को रखा जाएगा। और यह मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है, नया नया बना है, नवीन है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 12वां राष्ट्रीय उद्यान है, और नर्मदा नदी यहाँ से होकर के गुजरती है। तो देखिए कितना सुंदर भव्य दृश्य आपको ओंकारेश्वर का दिखाई दे रहा है। आइए इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2004 में की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। तो आपको यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का। कहाँ पर? खंडवा जिले में यह स्थित है।
अब देखिए यहाँ पर आपके राष्ट्रीय उद्यान पूरे समाप्त होते हैं, इनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं, और इसके बाद हम मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति कल लेकर के आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से प्रश्न लगातार 2 से 3 प्रश्न बनते ही आ रहे हैं हर एक परीक्षा में, ठीक है। एमपीपीएससी जरूर लेगा मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति को, ठीक है। तो वो क्लियर करने के बाद में इसके और उसके दोनों के ऑब्जेक्टिव, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव हम आपको दे देंगे जो पर्याप्त होंगे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। कुछ ऐसे प्रश्न जो खतरनाक होते हैं, हम पढ़े नहीं होते, किताबों में तो नहीं होते हैं लेकिन परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, तो निश्चिंत रहिए। अब देखिए रोज शाम को 4:30 बजे कम्युनिटी टैब में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो जो लोग उसका सही आंसर देते हैं उनका जो नाम है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट के साथ हम आपको दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं कल हमने क्या प्रश्न पूछा था। तो करंट अफेयर का बेहतरीन प्रश्न पूछा था कल हमने कि हाल ही में जो गणतंत्र दिवस 2021 हुआ है उसमें किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर कान्हा त्रिपाठी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, उत्तर प्रदेश। धर्मेंद्र गुर्जर ने बिल्कुल सही बताया है, उत्तर प्रदेश। लवली तिवारी ने बिल्कुल सही बताया, कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। राम टेम्पल से संबंधित वो झांकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद लवली तिवारी, आपने इतना डिस्क्रिप्टिव में जानकारी दी। तो राम मंदिर से संबंधित वो झांकी थी जिसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। राहुल प्रजापति कहते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन था, धन्यवाद राहुल प्रजापति जी। उसके बाद अंतिमा तिवारी बता रही बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और अंतिमा तिवारी ने भी यहाँ बताया 26 जनवरी को दिल्ली में हुई परेड में उत्तर प्रदेश के सूचना जनसंपर्क और संस्कृति विभाग की झांकी को फर्स्ट अवार्ड मिला था, जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है श्री राम मंदिर की झांकी निकाली थी, ठीक है। तो श्री राम मंदिर की झांकी थी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि पहला पुरस्कार तो मिला लेकिन किस झांकी को, तो श्री राम मंदिर के ऊपर वो झांकी का निर्माण किया गया था, उनको यहाँ पर प्रथम पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो लगातार आपके लिए आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन एमपी पुलिस और एमपीपीएससी एमपीएसआई की बेहतरीन तैयारी करा रहा है। तो कल मिलते हैं राज्य पर्यटन नीति के साथ में, जो पर्यटन की नीति जो मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।